हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी। वेलकम टू अन अकेडमी। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने एमपी के 3 टॉपिक पढ़े थे। सबसे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ा था। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश के गवर्नर के बारे में और उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा और बाकी उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को आया। ठीक है, तो जैसा आप लोगों ने बोला था कि छोटे छोटे लेक्चर्स ज़्यादा ठीक रहेंगे, आधे घंटे के, 30 मिनट 40 मिनट के, तो उसी तरह से मैं 30-40 मिनट के लिए वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ। पहले सोचा था कि लंबा वीडियो अपलोड करूँ, बट जैसा आप लोगों ने सजेस्ट किया है तो 30-40 मिनट का जो वीडियो है वो आपके लिए ठीक रहता है। चलिए, सो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन द मध्य प्रदेश में संवैधानिक सिस्टम, या आप बोलोगे मध्य प्रदेश पॉलिटी, है ना। आप ऐसे अगर अपन जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये टॉपिक जो है एमपी पॉलिटी को बिलोंग करता है। ये एमपीपीएससी के अलावा एमपीएसआई या आपका जो संविदा है या जेल प्रहरी है, लेबर इंस्पेक्टर है, जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है जहाँ पर एमपी का टॉपिक आता है, एमपी से रिलेटेड चीज़ें होती है, उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। एमपी के लिए स्पेसिफिकली प्री का जो टॉपिक नंबर 5 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, वो तो पूरा कवर करेगा ही करेगा, साथ ही बाकी कई सारे फैक्ट्स वगैरह इसके अंदर कवर होंगे। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा एमपीज़ ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो एमपीज़ हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, अभी कौन है। उसके बाद हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, उसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश, फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द मध्य प्रदेश, और उसके अलावा एडवोकेट जनरल ऑफ द मध्य प्रदेश, और जितनी भी पोस्ट मध्य प्रदेश में है कई सारी, उन कई सारी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। और अगला जो लेक्चर होगा वो मध्य प्रदेश जुडिशरी पे होगा, न्यायपालिका पे होगा। कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 का जो कोर्स है 10 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है, 10 अक्टूबर से। उसके बाद एमपीपीएससी प्रीलिम्स पार्ट 2 का पूरा सिलेबस है, जहाँ पे प्री का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। उसके बाद आपका पेपर 4 का एक जो कोर्स है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, दिस इज द एमपीपीएससी मेंस पेपर 4। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का एक कोर्स है जिसके अंदर पूरा इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस जो है वो मैं कवर करा रहा हूँ, प्री और मेंस दोनों। तो पेपर 2 का पार्ट ए वो कवर होगा। उसके बाद डिटेल कोर्स ऑन द हिस्ट्री फॉर एमपीपीएस प्री मेंस के लिए, तो इसके अंदर जो पार्ट ए है आपका पेपर 1 का पार्ट ए, तो ये पूरा कवर होगा। और उसके साथ में क्लास के अंदर जो आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ क्लास के अंदर, ताकि आपको टॉपिक पढ़ने के बाद तुरंत आप उसको आंसर राइट कर सको और आपका एक प्रैक्टिस हो जाए। जो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं आपको पहले एग्जाम में आए हैं, तो एक तरीके से आपका जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस भी वहाँ पर हो जाएगा। और प्रैक्टिस के अलावा जो आप जो राइटिंग की प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो जाएगी, और एग्जाम के लिए एक अच्छा खासा जो एक क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसी समय आंसर लिखो, दैट इज़ मच बेटर। क्लास के बाद मैं आंसर्स लिखने को देता हूँ ताकि बच्चे उसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, अब कोड कौन सा यूज़ करना है, इट्स वेरी सिंपल, पवन लाइव। इस कोड को आप यूज़ करेंगे, इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज। प्लस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही क्रेडिट पॉइंट है, उन क्रेडिट पॉइंट का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है अनअकैडमी की जो प्राइस है वो अगले कुछ समय में प्राइस बढ़ने वाली है, और उसके लिए प्राइस हाइक का अलर्ट ऑलरेडी मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अपना जो सब्सक्रिप्शन है उस सब्सक्रिप्शन को रिन्यू कर सके। फ़ायदा क्या होगा, बाइलिंगुअल करंट अफेयर आपको मिलेगा प्लस के अंदर, और 2 महीने का करंट अफेयर आपको मिलेगा। प्रैक्टिस सेशन आपको होगा 7000 क्वेश्चंस का। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, और इंग्लिश मीडियम के जो बैचेस हैं प्री और मेंस दोनों के लिए यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। तो ये कई सारे बेनिफिट्स हैं आपको मिलने वाले हैं। चलिए, तो हमने पिछले वाले लेक्चर में बात की थी ऑर्गन्स के बारे में बात की थी, तो अभी तक हम जो लेजिस्लेचर है उसी के बारे में हमने बात किया था। साथ ही एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके जो गवर्नर हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे हो गया, बट एडजस्ट कर लेना, तो होगा तो वही। और फिर उसके बारे में बात करेंगे न्यायपालिका की। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की। तो जो राज्यसभा की सीटें होती है किसी भी राज्य में, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 4 है, अनुसूची 4 है, उसमें वो लिस्ट दिया हुआ है, और जिस लिस्ट के अंदर आपके जो नंबर ऑफ MLAs हैं, मतलब आपके जो MPs हैं, उन MPs के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया हुआ है कि कितने MP किस स्टेट के अंदर होंगे वहाँ पे। तो उसके साथ मध्य प्रदेश के अंदर वी हैव 11 MPs, या 11 जो सदस्य हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर है। अब कौन है, कब रिटायर होंगे, ये क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में आ चुका है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। 2 बार इसके पहले भी आ चुका है और शायद आने वाले समय पे भी आएगा। तो पहले संपत्ति या उइके हैं जो 2016 में निर्वाचित हुई थी, तो ऑब्वियसली बात है 2022 में रिटायर्ड होंगी। उसके बाद MJ अकबर है, मुअब्बर जावेद अकबर, तो ये भी 2022 में ही रिटायर होंगे। उसके बाद विवेक तनखा है, सेम 2022। उसके बाद अजय प्रताप सिंह है, तो 18 में है, तो 24 में रिटायर्ड होंगे, क्योंकि 6 साल का कार्यकाल रहता है। कैलाश सोनी सेम, दैन थावरचंद गहलोत सेम,
ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान सेम। फिर आपके राजमणि पटेल 2018 के अंदर। फिर दिग्विजय सिंह 2020 में अभी रिसेंटली हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2026 तक मेंबर रहेंगे। देन ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी। ठीक है, तो ये 3 जो मेंबर्स हैं वो अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं इसके पहले वाले सत्र के अंदर, कोविड के पहले वाले सत्र के अंदर। तो ये नाम आप याद रखें, अभी मतलब कोविड के दौरान ही एक इलेक्शन जो पूरा प्रोसेस है, वो इलेक्शन प्रोसेस उनका वहाँ पर आपका हुआ था। तो ये जो 11 मेंबर हैं, ये 11 मेंबर आपको याद रखना है। और कौन कब रिटायर हो गया है वो भी आपको थोड़ा देखना है। ऑब्वियसली 16 में है तो 6 साल बाद ही होगा, वो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। बट नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो नाम है वो नाम वहाँ पर आपको आ जाते हैं। इसके पहले भी शायद 2017 या 18 में नाम पूछा गया था, शायद संपदिया उइके का ही नाम आई थिंक पूछा गया था, हाँ उन्हीं का पूछा गया था। तो ये आपको याद होना चाहिए है ना, इनमें कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि 22 में जब इलेक्शन होगा तब तक तो होप्स हो तुम्हारा एग्जाम हो जाए। ओके, उसके बाद राज्यसभा लोकसभा मेंबर्स की बात करें तो वी हैव द 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के अंदर, 29 लोकसभा सीट है। अब सब तो नाम पढ़ने से कोई हमको मतलब नहीं है ना। आप अपने इलाके का MP याद रखो, हो सकता है कभी पूछ ले, या हो सकता है अपने आसपास के इलाके का नाम याद होना चाहिए। तो 29 जो एरियाज हैं, 29 एरिया आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आपके कॉन्स्टिट्यूशन एरिया है या लोकसभा क्षेत्र हैं, उनमें विभाजित किया गया है। ठीक है, अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि 4 वुमन हैं। एक वुमन जो है आपकी संध्या राय है, जो भिंड से MP है। उसके बाद आपके साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, वो भी भिंड से MP है। तो ये दोनों भिंड से MP है, अलग से मैंने साइन लगा दिया है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद 2 और वुमन आपके MPs हैं। एक आपकी हिमाद्री सिंह है जो शहडोल से है, और रीति पाठक है जो आपकी सीधी से है। तो 4 वुमन MP हैं, याद रखिएगा, है ना। तो कभी क्वेश्चन आ भी सकता है कि कितने वुमन MPs 2019 में इलेक्ट हुई हैं। तो दीज आर द 4 MPs जो 2019 में इलेक्ट हुई है। और बाकी जो नाम है, आप चाहो तो नाम को पढ़ सकते हैं। आपके एरिया का MPs आप देख के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके एरिया का जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनमें से कौन है। ठीक है, ये बात हुई आपके राज्यसभा और लोकसभा मेंबर की। तो लोकसभा के मेंबर सब आपको याद नहीं करना है, लेकिन राज्यसभा के सभी याद होना चाहिए। 28 सितंबर को ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी की स्थिति में यही है, आगे चेंज हो ना हो वो आप उसको देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका में गवर्नर हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब हम बात करें चीफ मिनिस्टर ऑफ द मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो जैसा संविधान में डिफाइन है कि जैसे प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री राज्यपाल की सलाह, मतलब जो स्टेट है, स्टेट के अंदर राज्यपाल की सलाह के लिए, उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, और मंत्रिमंडल का जो नेता होगा वो आपका मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, तो अभी तो मुख्यमंत्री आपको पता ही है, आपके भी मुख्यमंत्री जो है वो आपके शिवराज सिंह चौहान है। अब कब तक रहेंगे वो आप जानो। ठीक है, तो आप जानो मतलब आप ही लोग वोट दोगे। तो पहले मुख्यमंत्री जो बनते हैं रविशंकर शुक्ल, 1/11/1956 से लेके 31/1956 तक। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या था कि उसके बाद इलेक्शन आ गए, तो पहली जब चारों विधानसभाएं जब मिली, और उस समय जो CPN बरार था, मतलब मध्य प्रदेश और बरार वाला रीजन था, उस रीजन के अंदर आपके रविशंकर जो शुक्ल हैं वो मुख्यमंत्री हुआ करते, तो उन्हीं को फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है पहला मुख्यमंत्री बनाया गया पहली विधानसभा के अंदर। ठीक है, उसके बाद भगवंत राम मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेश चंद्र सिंह। अब इनका कार्यकाल देखोगे तो 13/3/1959 से लेके 25 मार्च तक, तो काफ़ी छोटा कार्यकाल है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कार्यकाल अर्जुन सिंह का है, 1 दिन का। उसका सेकंड लार्जेस्ट आप देखोगे तो राजा नरेश सिंह है, राजा नरेश चंद्र सिंह, तो उनका एक काफ़ी छोटा टेन्योर है। फिर श्यामाचरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र सेठी जो बाद में होम मिनिस्टर भी बने। उसके बाद कैलाश जोशी जो है मध्य प्रदेश के पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री हैं, है ना। कुछ लोग उसके अंदर आपको वीरेंद्र कुमार सकलेचा कहीं मिलेगा, कहीं सुंदरलाल पटवा मिलेगा, बट द कैलाश जोशी जब आपके उस समय 77 के अंदर जो इलेक्शन हुए, जब 77 के जो चुनाव हुए आपके इंदिरा गांधी के समय पे, तो 77 के चुनाव में इनको जनता पार्टी जो पार्टी थी, तो जनता पार्टी यहाँ पर इलेक्शन जीती। और उसके बाद कुछ समय बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, काफ़ी छोटे समय के लिए रहे, और तबीयत खराब होने के बाद फिर वीरेंद्र कुमार सकलेचा बने 78 से 80। उसके बाद 80 से लेके 80 के अंदर ही आपके सुंदरलाल पटवा बने। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी का कमबैक होता है तो उन्होंने सरकार गिरा दी थी मध्य प्रदेश के अंदर। तो आप देखोगे 3 साल से भी कम सरकार चली है और 3 मुख्यमंत्री बने, संवित सरकार भी उसको बोला जाता है। उसके बाद फिर अर्जुन सिंह जो है वो 1 दिन के लिए, मतलब सॉरी आपके कुछ 6-7 महीने के लिए अर्जुन सिंह बने थे, फिर बीच में 1 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बने। तो वो पूरा उथल पुथल का दौर रहा, राजीव गांधी की हत्या, और उसके बाद इन्हीं के इस कार्यकाल में जो भोपाल गैस त्रासदी है वो चीज़ हुई, उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठे। तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे हुई थी। तो पहले जो नॉन कांग्रेस हैं ये बेसिकली जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, जो जनता पार्टी आपके मोरारजी देसाई हैं उनको बिलोंग करता। तो ये याद रखिएगा, इसको काफ़ी रिसर्च करके मैंने उनका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसके बाद ये फैक्ट निकाला है
किताबों में गलत दिया है। अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा फिर से अर्जुन सिंह बने, तो 3 बार अर्जुन सिंह जो है मुख्यमंत्री बने। देन श्यामचरण शुक्ल और दिग्विजय सिंह, फिर उनका समय आता है 93 से 98 तक पटवा के बाद। तो पटवा फिर आपके 90 से 92 तक, फिर शुक्ल वगैरह, तो उसका 2 बार मुख्यमंत्री आपके दिग्विजय सिंह बनते हैं। देन उमा भारती, जब एक तरीके से उनको पूरा डिफीट करके आपके दिग्विजय सिंह को उमा भारती सत्ता में आती है और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर बनती है, लेकिन लंबे समय तक रहती नहीं है। उसके बाद बाबूलाल गौर, भोपाल के जाने माने पॉलिटिशियन हैं, और बुलडोजर गौर, फिर शिवराज सिंह चौहान 3 बार लगातार मुख्य रहते रहे 2005 से लेकर 2018 तक। और अभी आपके जो कमलनाथ है 17/12/2018 से लेकर 20/3/2020 तक मुख्यमंत्री रहे। 15वीं विधानसभा जो है 15वीं विधानसभा में। और उसके बाद फिर आपके 22 मार्च से तो फिर शिवराज सिंह चौहान है वो कंटिन्यूएशन में आपके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि कहाँ पर कौन कौन मुख्यमंत्री बना। टेन्योर आपको याद रखना हो तो रख लेना, लेकिन फिर भी पहली महिला मुख्यमंत्री, पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री और पहले मुख्यमंत्री, 2-3 नाम याद रख लेना, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल या जो मिनिस्टर्स हैं उन मिनिस्टर्स के बारे में। तो अभी आपको पता है कि जैसे कोविड में सरकार बनी मार्च में, तो पहले मुख्यमंत्री अकेले थे और कोई मंत्रिमंडल नहीं था। फिर कुछ टाइम बाद 4 मंत्रियों को ऐड किया और उसके बाद फिर एक बड़ा मंत्रिमंडल जो है मध्य प्रदेश ने यहाँ पर आपको ऐड किया। तो मंत्रियों के नाम भी आपको याद होना चाहिए। 28 सितंबर तक तो जो अभी भी अपडेट है वो मुख्यमंत्री हैं अभी शिवराज सिंह चौहान, सामान्य प्रशासन या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और मुख्यमंत्री वगैरह सब कुछ है। नरोत्तम मिश्रा जो है, इनको कल ही कोविड हुआ है, तो ये वही भाई साहब है जो मास्क नहीं पहनते थे और उसकी खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो गृह मंत्री हैं, जेल मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री वगैरह वगैरह। गोपाल भार्गव जो PWD मिनिस्टर हैं, याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मैं मार्क कर देता हूँ कौन कौन से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ओके, तुलसीराम सिलावट जो है जल संसाधन मंत्री, काफ़ी फेमस है आजकल सांवेर के कारण। फिर कुंवर विजय शाह हैं, वन मंत्री हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जगदीश देवड़ा है, इट्स द फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ठीक है, उसके बाद आपके यशोधरा राजे सिंधिया है, खेल मंत्री हैं। ठीक है, याद रखना उधर रखना नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उसके अलावा वैसे इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन कुछ कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये याद कर लो, उसके बाद बाकी मिनिस्टर्स याद कर लेना। तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, नरोत्तम मिश्र गृह और जेल मंत्री, गोपाल भार्गव PWD, दैन वो काफ़ी फेमस मिनिस्टर हैं, तुलसीराम सिलावट आपके जल संसाधन। फिर विजय कुमार सिंह वन मंत्री, जगदीश सिंह देवड़ा इट्स अ फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद जो खाद्य मंत्री हैं वो भी इंपॉर्टेंट है आपके बिसाहूलाल सिंह। ठीक है, उसके बाद कमल पटेल किसान मंत्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसान मंत्री किसी भी राज्य का, आपको कई बार मेंस में भी आंसर लिखने में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी। ठीक है, तो वन ऑफ माय फेवरेट। ओके, तो जाने नाम लगाओ तो। ठीक है, तो ये याद रखना, काफ़ी फेमस है। वैसे महिला मंत्री हैं, महिला बाल विकास, तो वैसे ही आपका इंपॉर्टेंट होता है। प्रद्युम्न सिंह तंवर जो ऊर्जा मंत्री हैं, उषा ठाकुर पर्यटन मंत्री, सहकारिता मंत्री अरविंद कुमार भदौरिया है, ये भी थोड़ा याद रख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, तो वो आपके मोहन यादव हैं। ठीक है, उसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद ठीक है, हो गया, इतने इंपॉर्टेंट है, ये पहले ये याद कर लेना। बाकी ये राज्य मंत्री आ गए। ठीक है, ये राज्य मंत्री यहाँ से, तो स्कूल राज्य मंत्री जो है इंदर सिंह परमार, ये याद रख लेना, 5-6 मिनिस्टर। बाकी पहली बार तो यही याद रखना, दूसरी बार में फिर से आप रिवाइज करके दूसरा नाम भी यहाँ पे याद कर सकते हो। तो ये बात हुई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की। अब हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की, मध्य प्रदेश के महाअधिवक्ता की। ये महाअधिवक्ता है, इसको कंसिडर कर लेना। आर्टिकल 165 में इनके बारे में डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। तो जो महाअधिवक्ता होते हैं या एडवोकेट जनरल इनको हम बोलते हैं, तो इनका काम होता है सरकार को कानूनी सलाह देना और सरकार की तरफ से जो केसेस हैं वो कहीं भी CAT में या कहीं भी केसेस लड़ना। तो जिस प्रकार से आपके आर्टिकल 76 में आपके अनुच्छेद 76 के अंदर आपका जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, भारत का महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर जो महाधिवक्ता हैं, राज्य के अंदर महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, तो पहले जो मध्य प्रदेश जब मर्ज हुआ तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जो ये ऑफिस है एडवोकेट जनरल ऑफ MP, ये क्रिएट किया गया। और उस समय पे पहले जो व्यक्ति बनते हैं इट्स कॉल्ड द M धर्माधिकारी। तो ऑनरेबल, क्योंकि ये एडवोकेट जनरल है, इनके साथ में हमेशा ऑनरेबल लगाया जाता है, जस्टिस के साथ में और उनके साथ में। तो M धर्माधिकारी हैं, M अधिकारी हैं, वो पहले एडवोकेट जनरल, मध्य प्रदेश के पहले जो महाधिवक्ता है,
पहले महाधिवक्ता बनते हैं। ठीक है, अब इनका जो मेन काम है, जैसा आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के जो केसेस हैं वो केसेस आपके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर भी मध्य प्रदेश से संबंधित कोई केस हो, आपने सुना होगा ना, केशव नंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, या मध्य प्रदेश एडीएम जबलपुर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ऐसे जो भी केसेस होते हैं तो उन केसेस के अंदर ये मध्य प्रदेश की तरफ से वहाँ पर शामिल होते हैं, वहाँ पे वो लोग जाते हैं। और उसके अलावा मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर जैसा आपको पता है कि मंत्रियों को और इनको अधिकार होता है मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसके सत्र में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि मंत्री के अलावा कोई कर नहीं सकता या मेंबर्स के अलावा कोई कर नहीं सकता, तो ये भी एज ए वहाँ पर पार्टिसिपेशन है, अपना पार्टिसिपेशन वहाँ पे करते हैं। तो ये कभी भी जो विधानसभा का सत्र होगा तो वहाँ पे बहस में भाग ले सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते, जो सेम अधिकार आपके अटॉर्नी जनरल का है, महान्यायवादी का सेम अधिकार इनके पास में मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए होगा। ठीक है, उसका जो कैट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, कई सारी ट्रिब्यूनल्स बनी है, केंद्रीय आपकी जो प्राधिकरण बना है कैट, उसके अंदर ये मध्य प्रदेश का पक्ष ले सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको अभी अपॉइंट किया गया है, पहले है एम धर्माधिकारी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। पिछली बार भी आपको जो आपके क्या आया था, इट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश है ना, तो वैसे आ सकता है। सेकंड आपके फिर AP सेन, देन के चितले, एंड उसके बाद आपके फिर YS धर्माधिकारी, देन NC निहलानी, ओके, फिर आपके SL गर्ग, M माथुर है ना, AM माथुर, फिर MV तामसकर, देन NC जैन, PL दुबे 94 के अंदर, उसके बाद आपके अनूप जॉर्ज चौधरी, देन SL सक्सेना, VK तनखा, विवेक तनखा, उसके बाद RN सिंह, फिर RD जैन, उसके बाद RC अग्रवाल, देन पुरुषेंद्र कौरव 2018 में, फिर आपके राजेंद्र तिवारी, शशांक शेखर, और अभी के समय में पुरुषेंद्र कौरव फिर से, तो 2 बार पुरुषेंद्र कौरव बने हैं, एक बार 2018 में और दूसरी बार जो है 2020 में। ठीक है, विवेक तनखा ये वही हैं जो भी राज्यसभा के मध्य प्रदेश की ओर से मेंबर थे, तो ही वॉज द सेम पर्सन, जो दोनों पोस्ट पे आपके दोनों भी यहाँ पे हैं, तो ये नाम आप याद रखना। पुरुषेंद्र कौरव 2 बार अपॉइंट हुए हैं, ये याद रखिएगा, और उसके बाद पहले जो थे एम धर्माधिकारी वो याद रखिएगा। तो इनके बाद थोड़े एक बार पढ़ लेना नाम, कई बार एग्जाम में ये नाम आ सकते हैं लिखने में, और वो MPPSC ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछता है, तो थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना जरूरी है। तो ये आपके टोटल यहाँ पे मेंबर है, काम फंक्शन वगैरह सब कुछ बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं लोकायुक्त की। तो लोकपाल और लोकायुक्त जो एक्ट है भारत सरकार ने 2013 में पास किया, लेकिन मध्य प्रदेश में लोकायुक्त जो एक्ट है वो ऑलरेडी आपका पास हो चुका था फरवरी 1982 में, ठीक है, 1982 में। तो स्टेट ने वो जो पद है लोकायुक्त का, तो 1982 में पद वहाँ पे क्रिएट किया था, और इनका काम होता है स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी वगैरह हैं, उनसे करप्शन से संबंधित या उनके एथिक्स से संबंधित जो भी केसेस हैं उनको जाके रेड हैंडेड पकड़ना, और उनके खिलाफ जो केसेस हैं, अगर कोई भी अगर आप वो करप्शन करते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार वगैरह करते हैं, तो या अपने पद का गलत उपयोग करते हैं, तो उनके जो केसेस हैं वो केसेस वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना। तो उसके अकॉर्डिंग 1982 में आपका ये मध्य प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 1981 का अधिनियम है, और उसके अंतर्गत फरवरी 1982 में जो पद है वो पद यहाँ पर बनाएगा। मध्य प्रदेश में 1 लोकायुक्त होते हैं और 2 उप लोकायुक्त या फिर आपके सब लोकायुक्त वहाँ पर आपके अपॉइंट होते हैं। तो 3 लोगों का कमीशन होता है। पहले जो थे आपके अभी प्रेजेंट के समय पे NK गुप्ता है ना, उसके बाद उप लोकायुक्त जो है महेश चंद्र माहेश्वरी, और उप लोकायुक्त एक और जो है जस्टिस SK पैलो। ये तीनों व्यक्ति जो है आपके इसके रूप में यहाँ पर आपको अपॉइंट किए गए। अब पहला कौन था वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ढूंढा मैंने, लेकिन मिला नहीं, वेबसाइट्स पे भी कहीं पर भी नहीं मिला। तो इनके वेबसाइट पे जनरली इन्फॉर्मेशन होती है बट वो कहीं मिल नहीं पाया। अगर आपको पता हो तो थोड़ा मुझे, शायद मैंने पढ़ाया है जहाँ तक मुझे याद है, शायद पढ़ाया है, देख लेना एक बार जो भी हो, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग का जो मेन काम होता है मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव है, आपके जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करना। तो जब मध्य भारत बना, तो मध्य भारत जब बना 1948 में, तो उस समय कुछ एग्जामिनेशन वगैरह ऐसा होता नहीं था। 1947 से लेकर 46 तक यहाँ पर लोक सेवा आयोग जैसा कोई भी जो इंस्टीट्यूशन था वो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे मध्य प्रदेश में नहीं था, ठीक है। ये बीच में 50 में ये आया था 1950 में कि अब मध्य प्रदेश के अंदर आपका जो मध्य प्रदेश जो मध्य भारत लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा, लेकिन उसको बनाया नहीं गया। और उसके बाद फिर 1947 से लेकर 1956 तक कोई भी ऐसा पद नहीं था। 1956 तक जो एग्ज़ाम है, तो जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह हुए, तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
कमीशन जो बना था वो पूरी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करता था। वैसे कोई ज़्यादा एग्जाम वगैरह हुआ नहीं, लेकिन जो भी हुआ वो 56 के अंदर यहाँ पर आपको किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है 1 नवंबर 1956 को उसको स्टैब्लिश किया गया, और हेड ऑफिस आपको पता ही है कि इंदौर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय यहाँ पर है, ठीक है, ओके। उसके बाद 1958 में पहला जो एग्जामिनेशन है MPPSC, तो पहला एग्जाम यहाँ पे लेता है। फिर आपके जो DV रेगे हैं वो रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे, तो उनको पहला चेयरमैन बनाया गया। और अभी के समय में जो भास्कर चौबे हैं, ये भाई साहब हैं, अब इनका ऐसा ही फोटो मुझे मिला है वेबसाइट पे, तो आई एम सॉरी अंकल। और वैसे भी आप एग्ज़ाम नहीं करा रहे हो तो थोड़ा देख लो, एग्ज़ाम करवा दो। यस, आई एम टॉकिंग टू यू। बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो भास्कर चौबे हैं ये भाई साहब, अभी ये हैं, और इन्हीं के कारण आपका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है ना। कुछ इनको बोलना नहीं, अच्छे इंसान हैं, ठीक है। तो ओके, उसके बाद ये पूरा लिस्ट है कि कौन कौन आपके चेयरमैन, कौन कौन आपके UPSC के चेयरमैन, MPPSC के चेयरमैन बने। तो नाम एक बार देख सकते हैं, DV रेगे, HC सेठ, फिर आपके SP मशराम, R राधाकृष्णन एंड MP श्रीवास्तव वगैरह वगैरह करके। सबने नाम नहीं पढ़ूंगा, आप बस नाम एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये आप देख लेना। और अभी भास्कर चौबे 13/2/2018 से लगातार पद के ऊपर हैं। अब कब तक रहेंगे? जब तक मुख्यमंत्री चाहेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई MPPSC की, ठीक है, उसके चेयरमैन वगैरह। अब हम बात करते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की या राज्य सूचना आयुक्त का। तो आपका जो RTI एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, RTI एक्ट 2005, इस एक्ट के अंतर्गत आपका जो स्टेट और सेंट्रल दोनों जगह इन्फॉर्मेशन कमीशन या चुनाव जो सूचना आयोग है, सूचना आयोग का स्थापना वहाँ पर आपको किया जाएगा। और उसी के तहत मध्य प्रदेश में 22 अगस्त 2005 को सूचना आयोग जो है उसकी स्थापना यहाँ पे की गई, और इट्स सेक्शन 15 ऑफ द RTI एक्ट, ठीक है। उसके बाद पहले जो कमिश्नर थे इट्स TN श्रीवास्तव, और अभी के समय में जो है अरविंद कुमार शुक्ला या AK शुक्ला उसके चेयरमैन हैं। उसके अलावा कौन कौन रहे? पहले TN श्रीवास्तव बता ही चुका हूँ। फिर उसके बाद आपका पद्मपानी तिवारी जो 26/3/2007 से लेके 25/3/2012 तक रहे, ठीक है, 7 से 12 तक रहे। इकबाल अहमद हैं, फिर जो आपके 2012 से लेके 2012 में ही रहे। फिर KD खान थे जो 2014 से लेके 2019 तक रहे। और 2019 के बाद से लगातार आपके जो TN श्रीवास्तव हैं, वो TN श्रीवास्तव अभी यहाँ पर आपके चेयरमैन है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो सूचना भवन जो भोपाल है, तो वो सूचना भवन भोपाल के अंदर इसका हेड ऑफिस यहाँ पर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की। मध्य प्रदेश सूचना आपके जो चुनाव आयोग होता है या इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ECI जिसको हम बोलते हैं, भारतीय चुनाव आयोग है, तो दो अलग अलग बॉडीज़ होती हैं। एक ECI होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 के अंतर्गत इनका काम होता है मध्य प्रदेश भारत के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के जो चुनाव हैं, इन सब के चुनाव कंडक्ट करवाना, ठीक है। इन सब के चुनाव कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंतर्गत यहाँ पर आपको कराता है, ठीक है। लेकिन जब 73rd और 74th अमेंडमेंट आया, जहाँ पर पंचायती राज और आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बनाए गए, तो उसके केस में क्या हुआ कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायती राज, इन दोनों बॉडीज़ के लिए जो इलेक्शन है उसको करने के लिए राज्यों को अधिकार दिए गए कि राज्य में एक चुनाव आयोग होगा, और वो जो चुनाव आयोग है वो उनके इलेक्शन कराएगा। तो इसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या फिर राज्य चुनाव आयोग इसको यहाँ पे कहा जाएगा। दिस इज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, राज्य चुनाव आयोग। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। तो ये बॉडी जो है 15 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश के अंदर बॉडी है वो अस्तित्व में यहाँ पे आती है। और आर्टिकल 243K और आर्टिकल 243ZA उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। 243 जो K है, K के अंदर वो जो आपका जो पंचायत है, तो पंचायत का इलेक्शन कराएंगे 243K के अंदर, ठीक है। उसके बाद 243ZA है, ZA के अंदर म्यूनिसिपल के इलेक्शन कराएंगे। तो ये आपका पार्ट 9 में है और ये पार्ट 9A में है, सॉरी 9 डिलीट नहीं होगा ना, और 9A में है। ये दोनों के अंदर ये पार्ट यहाँ पर है, 9 और 9A के अंदर यहाँ पे पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो 243 के पंचायत और 243 ZA वो आपका म्यूनिसिपल का, लेकिन बॉडी एक ही है जो दोनों के चुनाव हैं, दोनों के चुनाव यहाँ पर कंडक्ट करवाती है, ठीक है। अब उसके बाद बता चुका हूँ वो इलेक्शन वहाँ पे कराते। पहले जो चेयरमैन बने इट्स कॉल्ड द NB लोहानी, जो इसके पहले चेयरमैन आपके अपॉइंट किए गए। अभी के समय में BP सिंह है, बसंत प्रताप सिंह, जो मध्य प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद इनको इस पद पे किया गया। तो कौन कौन व्यक्ति अभी तक रहे हैं? तो अभी NB लोहानी वॉज द फर्स्ट 94 से लेकर 2000। फिर गोपाल शरण शुक्ल है जो 2000 से लेकर 2006। फिर आदित्य विजय सिंह 2006 से लेकर 2010।
फिर अजीत रायजादा 2010 से लेकर 2013, आर परशुराम 2013 से लेकर 2018 तक, ये थोड़ा छुप गया है, तो 1/10/2013 से लेकर 31/12/2018 तक। और उसके बाद फिर लगातार अपने जो बसंत प्रताप सिंह है 2018 के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद लगातार यहाँ पे पद पे हैं। अब कब कब इन्होंने चुनाव करवाए वो भी थोड़ा देख लो। पहले चुनाव 1994 में होते हैं, 1994 में NB लोहानी उस समय थे, और जो सेक्रेटरी थे वो प्रकाश चंद्र थे। ये सेक्रेटरी याद करो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। NB लोहानी फिर सेकंड टाइम जो चुनाव हुए उस समय भी NB लोहानी थे। तो दूसरी बार चुनाव 99 और 2000 में हुए, 99 2000 में, तो लोहानी उस समय थे। तीसरी बार आपके जो GS शुक्ला हैं, ठीक है, तो GS शुक्ल थे, गोपाल शरण शुक्ल हैं, तो ये 2004-05 के अंदर इलेक्शन था, तब ये चेयरमैन थे। उसके बाद 2009-10 में AV सिंह थे, तो वो आपके अध्यक्ष थे। AV सिंह इट्स आदित्य विजय सिंह, ठीक है। उसके बाद आर परशुराम 2014-15 में, इनके टाइम पर इलेक्शन हुए, तो 1 2 3 4 5 5 बार इलेक्शन जो है इन्होंने कंडक्ट कराया। और उसके बाद अभी जो इलेक्शन है 2019 में होने वाले थे, खैर नहीं हो पाए, तो 2020 में जो चुनाव है, 2020 में विधानसभा आपके जो म्यूनिसिपल के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव 2020 में किए जाएंगे। तो अभी जो चुनाव होंगे वो 6ठी बार वहाँ पर चुनाव कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई आपके इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के। तो ये इतने फैक्ट हैं, ये आपको याद हो जाए तो ठीक है, कोई बढ़िया उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला जो पोस्ट होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट। इसको हम हिंदी में मुख्य सचिव बोलते हैं, है ना, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो इट्स कॉल्ड द मुख्य सचिव। प्रमुख सचिव जब होता है, ये मुख्य सचिव है। अब ये पोस्ट होती क्या है ये भी आपको बता देता हूँ मैं। तो जैसे आपने सुना होगा, इट्स कॉल्ड द कैबिनेट सेक्रेटरी। केंद्र सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है केंद्र सरकार में, इट इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका होती है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, प्रशासनिक हेड होता है। तो इस सभी डिपार्टमेंट का प्रशासनिक हेड होता है। तो भारत का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिसर इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, चुनाव मतलब पूरा अधिकारी होगा, है ना। तो ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का या प्रशासनिक सेवाओं का प्रमुख होता है। इसके रिस्पेक्ट में जो पॉलिटिकल हेड होते हैं, ऑब्वियसली बात प्रधानमंत्री होते हैं। उसका स्टेट में क्या होता है कि स्टेट में जो प्रशासनिक जो आपके जो गवर्नमेंट के हेड हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो पॉलिटिकल हेड हैं, राजनीतिक हेड हैं, तो पॉलिटिकल हेड जो है मध्य प्रदेश मतलब किसी भी राज्य में वो CM होता है। जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, प्रशासनिक हेड होता है किसी भी राज्य में, तो वो आपका चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से चीफ सेक्रेटरी राज्य के सभी अधिकारियों के प्रमुख होते हैं। जब आप अधिकारी बन जाओगे, जब आप DC DSP बन जाओगे, तो तुम्हारा जो हेड होगा, वन ऑफ द सबसे बड़ा अधिकारी जो आपका होगा, वो ऑब्वियसली बात है आपका चीफ सेक्रेटरी होगा। तो जितने IAS IPS जितने भी अधिकारी होते हैं, सबका प्रमुख होता है। और उसका काम होता है पूरे राज्य में जो प्रशासनिक चीज़ें सबको चलाना, जितने भी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स है राज्य में, उनके बीच में समन्वय मेंटेन करना, और मुख्यमंत्री को टाइम टू टाइम रिपोर्ट करता रहना, ये सब काम उसके वहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। अब पहले कौन थे? HS कामत, है ना, और ये पहले थे 1956 से 63 तक। दूसरे RP नरोन्ना है, ठीक है। उसके बाद आपके MP श्रीवास्तव, नायक वगैरह, नाम आप पढ़ लेना। RP श्रीवास्तव को RP नरोन्ना का फिर से दूसरी बार भी यहाँ पर आपको बनाया गया, 2 बार उनको बनाया गया, ठीक है। तो देख लेना एक बार 2 बार कौन बने हैं। उसके बाद निर्मला बुच है, तो वो आपके 91 से लेकर 93 तक शी वॉज द फर्स्ट वुमन मध्य प्रदेश की, जो मध्य प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी बनी। तो ये भी समय याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है। खैर, अभी के समय में जो है इकबाल सिंह बैस हैं, 24 मार्च 2020 से लेके अभी तक कंटिन्यूएशन में। उसके पहले जो है वो आपके M गोपाल रेड्डी, उसके पहले सुधीर रंजन मोहंती, फिर बसंत प्रताप सिंह, एंटनी डिसूजा, आर परशुराम, अवनी बैश वगैरह वगैरह, ये सब लोग ऑलरेडी पहले आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी इकबाल सिंह बैस हैं, उसके पहले गोपाल रेड्डी है, उन्होंने सरकार के बाद फिर इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सुधीर रंजन मोहंती बने थे जब आपके कमलनाथ आए थे, तो उसी टाइम पर उन्हें अपॉइंट किया था। BP सिंह उस समय रिटायर्ड हो गए थे 31/12 को। तो लास्ट के 3 याद रख लेना, ये 4 याद रख लेना, 30, 31, 32, 33। और वुमन वाली चेयरमैन कब बनी, वुमन वाली CS कब बनी, पहले दूसरे कौन थे? RCB नरोन्ना इज़ वेरी फेमस, और ये इनके नाम से मध्य प्रदेश का जो ट्रेनिंग अकेडमी है आपका मध्य प्रदेश का, तो ट्रेनिंग अकेडमी इन्हीं के नाम से एस्टैब्लिश है। उसके बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो ये नाम आप यहाँ पे याद रख लेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पोस्ट हमने देखी मध्य प्रदेश की। उसके अलावा हमारा जो मध्य प्रदेश का जो जुडिशरी है वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का फाइनेंस कमीशन, और उसके अलावा रेरा अकेडमी, ऐसी कई सारी और भी अकेडमीज़ वगैरह हैं, वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको पूरा। और आप मेरा जो कोड है पवन लाइव, इस कोड का यूज़ करना मत भूलिएगा। इस कोड का भी यूज़ करेंगे तो 10% जो डिस्काउंट है वो 10% डिस्काउंट आपको प्लस कोर्सेज पे मिल जाएगा, है ना। तो कोड याद रखिएगा, PAVAN, है ना, और बिना स्पेस दिए LIVAN,
ठीक है, ये कोड याद रखिएगा। चलिए, सो दैट्स अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू।